6 अगस्त 1945 का दिन इतिहास के पन्नों में काली स्याही से दर्ज है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 78 साल पहले इसी दिन परमाणु बम गिराया था। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुका। हिरोशिमा पर बम गिराने के ठीक 3 दिन बाद उसने 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर भी परमाणु हमला किया। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय था, जबकि नागासाकी पर गिराया गया बम फैट मैन था। ये दोनों ही बम इतने ताकतवर थे कि देखते ही देखते जापान पूरी तरह से तबाह हो गया। 1.5 लाख से अधिक लोगों ने पल भर में अपनी जान गंवा दी। ये बम कितने खतरनाक थे ये तो शायद आप समझ ही गए होंगे, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि ये दोनों बम दिखते कैसे थे, इसे किस तरह से बनाया गया था, लिटिल बॉय और फैट मैन में क्या अंतर था और इन दोनों बमों में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर था। इन सभी सवालों के जवाब अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जिस लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को गिराया था वो मानव जाति पर परीक्षण किए गए पहले न्यूक्लियर वेपन्स में से एक था। इस बम को एनोला गे नाम के विमान से गिराया गया, जिसके पायलट पॉल टिबेट्स थे। 6 अगस्त 1945 को मारियाना आइलैंड से उड़ान भरने के बाद अमेरिकी विमान एनोला गे ने सुबह के 8:15 बजे लिटिल बॉय बम को गिराया था। बम के फटते ही आग और धुएं की ऐसी लपटें उठी कि पूरे आसमान का तापमान 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया और 10 सेकंड से भी कम समय में हिरोशिमा तबाह हो गया। हजारों लोग भाप बनकर उड़ गए, लोग मकानों की दीवारों में चिपक गए। बताया जाता है कि कुछ ही मिनट में 70,000 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि उस वक्त जब बम को बनाने वाले ओपेनहाइमर को इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुए, पर उनकी ये खुशी ज़्यादा वक्त तक नहीं ठहरी। जल्द ही वो पश्चाताप की आग में जलने लगे। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक माना जाता है। उन्होंने अमेरिकी सरकार के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया था। इसी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए परमाणु बम का सफल परीक्षण जुलाई 1945 में किया गया था, जिसका कोड नेम ट्रिनिटी था। अमेरिकी सरकार का यह प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर जून 1942 से अगस्त 1947 तक चला था। ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट में सबसे अहम वैज्ञानिक थे। प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करने वाले जर्मी बर्नस्टीन ने अपनी बायोग्राफी पोर्ट्रेट ऑफ एन एनिग्मा में लिखा है कि अगर ओपेनहाइमर न होते तो कोई और शख्स परमाणु बम की कल्पना को साकार नहीं कर सकता था। हालांकि बाद में ओपेनहाइमर को अपने इस काम का बहुत पछतावा भी था। उन्होंने परमाणु हथियारों के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट को रोकने के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी और अंत में 62 वर्ष की आयु में साल 1967 में उनकी मृत्यु हो गई। ये तो बात हुई परमाणु बम को बनाने वाले ओपेनहाइमर की, पर अगर बात मैनहट्टन प्रोजेक्ट की करें तो आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने 2 अलग अलग प्रकार के एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार किया था, जिनका कोड नेम फैट मैन और लिटिल बॉय था। जी हाँ, ये वही 2 बम थे जिन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा को तबाह कर दिया। अपने लंबे और पतले आकार की वजह से हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को लिटिल बॉय नाम दिया गया था। दरअसल इस बम की लंबाई 10 फीट और डायमीटर 28 इंच था। इस परमाणु बम में 64 किलोग्राम यूरेनियम इस्तेमाल किया गया था। यहाँ यूरेनियम के आइसोटोप्स यूरेनियम 235 को इस्तेमाल में लाया गया था, जिसके विस्फोट से 15,000 टन TNT का धमाका हुआ था। यह धमाका इतना खतरनाक था कि इसके पलक झपकते ही 70,000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कुछ ही महीनों में इसके रेडिएशन की वजह से भी 76,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पर फैट मैन लिटिल बॉय से देखने में काफ़ी अलग था। यह लिटिल बॉय की तुलना में ज़्यादा गोल और मोटा था। हालांकि इस बम की लंबाई तो लिटिल बॉय की तरह ही 10 फीट थी, लेकिन इसका डायमीटर लिटिल बॉय से बहुत ज़्यादा था। इसका डायमीटर 60 इंच का था। वजन के मामले में भी ये लिटिल बॉय से ज़्यादा भारी था। इसका वेट लगभग 4,898 किलोग्राम था, जबकि लिटिल बॉय का वेट 4400 किलोग्राम था। इसके अलावा फैटमैन में यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ प्लूटोनियम के आइसोटोप्स P239 के जरिए इसे ऑपरेट किया गया था। इसके न्यूक्लियर फ्यूजन से हुए परमाणु विस्फोट से 21,000 टन का TNT का धमाका हुआ था, जिसमें करीब 40,000 लोगों की तुरंत मौत हो गई थी, जबकि इसके रेडिएशन से घायल हुए करीब 30,000 लोगों की कुछ महीनों बाद मौत हो गई थी। दोस्तों, अब आइए सरल शब्दों में समझते हैं कि इन बमों को किस तरह से एक्टिवेट किया गया था।
यहाँ हम सबसे पहले लिटिल बॉय बम को देखेंगे जिसे हिरोशिमा पर गिराया गया था। दोस्तों इस बम को एक गन के मैकेनिज्म की तरह डिजाइन किया गया था। जब इस बम को B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से गिराया गया था तब यह 38,000 फीट की ऊंचाई पर था। एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते ही बॉम्ब के पीछे की तरफ लगे टेल्स फिन्स उन्हें हवा में बैलेंस बनाने में मदद करने लगते हैं। साथ ही इसमें लगी 24 वोल्ट की बैटरी बॉम्ब के टाइमर और रडार सेंसर को एक्टिवेट कर देती है। बॉम्ब जब जमीन से 1900 फीट की ऊंचाई पर रहता है तब इसके फायरिंग स्विच भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे बॉम्ब में एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन से एक जबरदस्त फोर्स जनरेट होती है। वहीं दूसरी तरफ एक्सप्लोजन के ठीक सामने टंगस्टन कार्बाइड डिस्क होती है और इस डिस्क के सामने यूरेनियम 235 हॉलो प्रोजेक्टाइल रिंग्स होती हैं, जिसका वजन लगभग 38.4 किलोग्राम होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये रिंग्स बीच में से पूरी तरह से खोखली होती हैं। एक्सप्लोजन से जो फोर्स जनरेट होती है वो टंगस्टन कार्बाइड डिस्क को ढकेलता है, जिससे टंगस्टन कार्बाइड डिस्क 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यूरेनियम 235 प्रोजेक्टाइल रिंग्स को लेकर आगे की तरफ बढ़ती है और सामने की तरफ लगे यूरेनियम टारगेट रिंग्स में जाकर फिट हो जाती है। इस यूरेनियम टारगेट रिंग्स का वेट लगभग 25.6 किलोग्राम होता है। ध्यान देने पर आप समझ पाएंगे कि यहाँ यूरेनियम प्रोजेक्टाइल रिंग्स को जानबूझकर खोखला किया गया है ताकि टारगेट रिंग्स को इन सभी मैकेनिज्म्स में इंटर कराया जा सके। जैसे ही ये इंटर करता है यहाँ न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फिर जैसे ही न्यूक्लियर फिजन का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है यहाँ एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था कि इससे 1200 फीट डायमीटर का एक ज़बरदस्त आग का गोला बना था जो कि 6000 फीट ऊंचा था और इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक था। आप सोच सकते हैं कि जिस समय ये धमाका हुआ होगा वहाँ आसपास मौजूद लोग सेकंड से भी कम समय में राख बन गए होंगे। दोस्तों ये तो बात हुई लिटिल बॉय बॉम्ब की, पर अगर फैटमैन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फैटमैन देखने में लिटिल बॉय से काफ़ी अलग था। साथ ही इसे काफ़ी अलग तरह से डिज़ाइन भी किया गया था। जहां लिटिल बॉय बॉम्ब से ब्लास्ट करने के लिए 64 केजी एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था, वहीं फैटमैन में सिर्फ 6.4 केजी प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फैटमैन लिटिल बॉय की तुलना में ज़्यादा बेहतर था। फैटमैन के अंदर प्लूटोनियम का एक गोला था। इस गोले के ऊपर यूरेनियम 238 का एक लेयर चढ़ाई गई थी और इस लेयर के ऊपर एक खास तरह के लेंसेस लगाए गए थे जो 60% RDX और 40% TNT से मिलकर बने थे। ये एक्सप्लोजिव लेंसेज थे जिनके ऊपर 32 ब्रिज वायर डिटोनेटर्स लगाए गए थे जो इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा करते हैं। दोस्तों बॉम्ब के एक साइड 24 वोल्ट की बैटरी भी लगी थी जो फ्यूजन सिस्टम से अटैच थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन यहाँ अमेरिका से एक गलती हो जाती है। दरअसल अमेरिका जापान के काकुरा शहर पर बॉम्ब गिराने वाला था, क्योंकि उस समय इस शहर में जापान की सबसे बड़ी और सबसे अधिक गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियाँ मौजूद थीं। लेकिन जब B-29 बॉम्बर अपने साथ फैटमैन को लेकर काकुरा शहर के ऊपर पहुंचा तब वहां घने बादल मौजूद थे, इसलिए उसे मजबूरन फैटमैन को लेकर अपने दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ा और उसका दूसरा लक्ष्य नागासाकी था। नागासाकी के ऊपर पहुंचकर जैसे ही एयरक्राफ्ट से बम को गिराया गया, मात्र 52 सेकंड के अंदर ही ये बम फट गया। जिस समय ब्लास्ट हुआ उस समय फैटमैन पृथ्वी तल से 500 फुट की ऊंचाई पर था। दोस्तों इन दोनों ही बम धमाके में बहुत ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और जो बच भी गए वो भी अपंगता का शिकार हो गए थे। रेडियो एक्टिव विकिरण ने जिंदा दिली से भरे इन दोनों शहरों में ऐसा कहर बरपाया कि चारों तरफ मौत का मंजर पसर गया। वक्त बीत गए लेकिन तबाही थमी नहीं और आने वाले कई दशकों तक इसका असर दिखा। दोस्तों दुनिया के इतिहास में इससे भीषण जंग न पहले कभी हुई थी और ना ही उसके बाद कभी दुनिया ने ऐसा कुछ देखा। हालांकि परमाणु हथियारों की होड़ में लगी इस दुनिया में कई देश इसके इस्तेमाल करने की धमकी देते आ रहे हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल के नतीजे सबको पता है। शायद इसीलिए कई एक्सपर्ट्स परमाणु हथियारों को युद्ध न होने की गारंटी भी बताते हैं। दोस्तों क्या दुनिया को इस तरह के हथियार बनाने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।